हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं नरोत्तम सिंह आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और आज हम अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए बम्पर धमाका। किसका? क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 लाइट। आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। बेटा 11th और 12th के बच्चों को लगातार वीडियो डाल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई क्लास 10th के बच्चे नाराज़ ना हो जाएं, इसलिए आज मैंने ये डिसाइड किया कि मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि क्लास 10th में भी कुछ चैप्टर्स फिजिक्स के आते हैं। तो बेटा आज अपने इस वीडियो में मैं आपके लिए बताने जाऊंगा लाइट के बारे में, लाइट के कंसेप्ट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं लाइट से। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइट से। लाइट क्या है? तो लाइट क्या है बेटा? लाइट एक तरीके की एनर्जी है, या हम ये कह दें लाइट एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी बदौलत हम देख पाते हैं। लाइट की बदौलत ही हम सारे ऑब्जेक्ट्स को, इधर उधर जो वस्तुएं होती हैं उनको हम देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होती तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता। ठीक है बेटा, तो लाइट क्या है? लाइट एक इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना। और इसकी वजह से ही हम क्या कर पाते हैं? चीज़ों को विजुअल कर पाते हैं, ठीक है ना, हम उनको देख पाते हैं। ठीक है बेटा, तो लाइट एक तरीके की एनर्जी हो गई, इसकी वजह से ही हम देख पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लाइट में भी किसकी? रेज की। लाइट में भी हम बात करते हैं किसके बारे में? रेज के बारे में, या रे के बारे में। लाइट रे। रे क्या होता है बेटा? रे के बारे में आपने बहुत सुना होगा। रे क्या है? रे हम इस तरीके से रे क्या होती है? एक पाथ होता है एक तरीके का। क्या होता है? रे इज ए पाथ ऑफ लाइट एनर्जी। या हम ये कह दें पाथ ऑफ EM वेव। क्या होगा? रे होगा। जो पाथ होता है ना, जिसको फॉलो करती है एनर्जी, वो ही रे है। जैसे मान लो मैंने यहाँ एक बल्ब बना दिया, ये एक क्या हो गया? एक बल्ब हो गया, एक लाइट सोर्स है। क्या है ये? लाइट सोर्स। ठीक है बेटा, दिस इज द लाइट सोर्स। और ये लाइट सोर्स क्या कर रहा है? यहाँ फिलामेंट तो बनाया ही नहीं, तो बल्ब का ये हो गया फिलामेंट, और ये मान लिया कोई बल्ब है। ठीक है बेटा, ये हमने यहाँ बल्ब बना दिया, ये एज ए क्या है? लाइट सोर्स। तो इससे जितनी भी लाइट इमीट होगी, ठीक है ना, जितनी भी लाइट इमीट होगी वो जिस पाथ को फॉलो करेगी, ये क्या हो गया? उसका पाथ हो गया लाइट एनर्जी का। ये क्या हो गया? ये पाथ हो गया किसका? लाइट एनर्जी का। तो ये जो पाथ होगा इसको ही हम रे बोल देंगे। लाइट एनर्जी का जो पाथ है वो ही क्या है? रे है। ठीक है, तो रे इज ए पाथ ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रे। अब बात करते हैं रे के बाद किसकी? रे के बाद हम बात करते हैं बीम की। बीम क्या होता है? तो बेटा बीम, ये जो अपना रे जो होती है, रे का एक सेट, पूरा कंप्लीट सेट। यहाँ से अब जैसे जो भी एनर्जी निकलेगी, यहाँ से जो भी लाइट एनर्जी जो भी इमिट हो रही है, वो ऐसा थोड़ी है कि बेटा एक ही रे पास करेगी, एक ही रे ट्रांसमिट हो रही है। इसमें कईयों सारी रेज होंगी ऐसे, फिर एक रे मान लिया ऐसे हो गई, फिर एक रे ऐसे हो गई। ठीक है,
तो इस तरीके से कईयों सारी रेज का ग्रुप, कईयों सारी रेज का ग्रुप ऑफ रेज, या हम ये कह दें सेट ऑफ रेज, ठीक है ना, रेज का समुच्चय, रेज का सेट, वो ही क्या होता है, बीम होता है, सेट ऑफ रेज। क्लियर है बेटा, सेट ऑफ रेज। और ये भी बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ रेज, ठीक है। सेट ऑफ रेज और ग्रुप ऑफ रेज इज नॉन एज बीम। ओके बेटा, उसको ही हम क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे। एक सेट होता है, काफ़ी सारी रेज होती हैं उसमें, और उसको हम क्या बोल देते हैं, बीम बोल देते हैं। ठीक है, तो बेटा उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा, ओके। तो अब आगे चलते हैं। ये तो कहानी थी कहाँ तक की, ये कहानी थी बेटा बीम तक की। अब बीम के बाद हम बात करेंगे किसकी, रिफ्लेक्शन की। ठीक है ना, फिनोमिनाज होते हैं लाइट के, कईयों सारे फिनोमिनाज हैं, जैसे रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, तो कईयों सारे फिनोमिनाज हैं। उन फिनोमिनाज की बात करेंगे तो सबसे पहले जो फिनोमिना है वो है रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, ये लाइट की एक प्रॉपर्टी बोल दो इसको, या लाइट का एक फिनोमिना बोल दो इसको। वो क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो ये तो हमने रे के बारे में पढ़ लिया, लाइट के बारे में पढ़ लिया और बीम के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे, तो किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे एक फिनोमिना है लाइट का, रिफ्लेक्शन। तो अब हम बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। भाई बॉल तो आप खेलते हो, क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे। क्या होता है, क्रिकेट बॉल को जब हम किसी बॉल पर मारते हैं, किसी दीवार पर मारते हैं, तो टकरा कर वो वापस आ जाता है। क्रिकेट बॉल को ऐसे फेंका और वो वापस कहाँ आ गया, आपके पास आ गया। ठीक है ना, किसी एक बॉल से टकरा कर, किसी सरफेस से टकराने के बाद, कोलाइड करने के बाद वो वापस कहाँ आ जाता है, आपकी तरफ आ जाता है। ये प्रॉपर्टी ही क्या है, रिफ्लेक्शन है। कईयों साइंटिस्ट मानते थे कि लाइट क्या है, लाइट एज ए पार्टिकल। जैसे बॉल है ना, बॉल क्या है, बॉल एक तरीके का पार्टिकल मान लीजिए आप। पार्टिकल और बॉल एक जैसा ही है। ठीक है ना, तो एक बॉल और एक पार्टिकल। ठीक है ना, जैसे बॉल सरफेस से टकराकर वापस आ जाता है, यही प्रॉपर्टी पार्टिकल की होती है। पार्टिकल जब कहीं टकराएगा, कहीं कोलाइड करेगा, तो वहाँ से टकराने के बाद वापस आ जाएगा। ठीक है बेटा, वापस उसी मीडियम में आ जाता है। कौन आ जाता है, पार्टिकल। ठीक है, तो कुछ साइंटिस्टों ने क्या माना था कि ये जो लाइट जो है, लाइट एज ए पार्टिकल है। ये जो आगे ट्रैवल करती है ना लाइट, ऐसे मान लो ये मैंने लाइट रे बनाया, ये क्या बना दिया, लाइट रे बनाया। अब लाइट रे जैसे ही आगे ट्रैवल करता है, मतलब लाइट आगे ट्रैवल करता है, तो ये एज ए पार्टिकल ट्रैवल करता है। मतलब काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करते हैं, ऐसा मान लिया गया है। ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल क्या करते हैं, इस पाथ को फॉलो करते हैं और लाइट आगे क्या करती है, ट्रैवल करती है इस तरीके से एज ए पार्टिकल।
अब ज़रा सोचिए बेटा, सोचने वाली बात यहाँ है कि जब ये पार्टिकल किसी सरफेस पर कोलाइड करेंगे तब क्या होने वाला है। ये पार्टिकल ऐसे आया, सरफेस पर टकराया और टकराने के बाद उसी मीडियम में क्या करेगा, लौट जाएगा, उसी मीडियम में लौट जाएगा। ऐसे आए पार्टिकल, टकराने के बाद ऐसे लौट गए एक सरफेस से। किससे टकराने के बाद, एक सरफेस से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट गए। ये जो फिनोमिना होगा इसको ही हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्शन। इस फिनोमिना को ही हम रिफ्लेक्शन कह देते हैं, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट रे जब किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती हैं तो उस सरफेस से कोलाइड करने के बाद, उस सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस क्या करती हैं, उसी मीडियम में लौट जाती हैं। ये जो फिनोमिना होता है, ये फिनोमिना ही होता है। इसको ही हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक सरफेस से लाइट का टकरा कर और वापस उसी मीडियम में लौट जाना, उसी मीडियम में लौट जाना, वो ही क्या है, वो ही बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। जैसे बॉल टकराती है ना सरफेस से और वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, वैसे ही जो लाइट है, लाइट भी किसी सरफेस पर जब टकराएगी, जब इंसिडेंट करेगी तो वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। ये जो फिनोमिना है वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके बेटा, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बात, तो बेटा आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की, कि जो रिफ्लेक्शन है वो कितने टाइप्स का होता है। अब आपको रिफ्लेक्शन समझ में तो आ गया होगा। रिफ्लेक्शन क्या है कि कोई भी जो रे है, कोई भी लाइट रे है, वो अगर किसी सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है तो वो उस सरफेस से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट रही है। ये फिनोमिना हो गया कौन सा, रिफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस की। तो दो तरीके के रिफ्लेक्शंस होते हैं, दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं, तो रिफ्लेक्शन there are two types of reflections. Regular reflection and another type of reflection is diffuse reflection. One type of reflection is regular reflection and second another types of reflection is diffuse reflection. ओके बेटा, क्लियर है यहाँ। अब देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है बेटा। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, यदि कोई सरफेस स्मूथ है, ऐसी है, अगर कोई सरफेस स्मूथ सरफेस है, ये मान लो एक प्लेन सरफेस शो किया है मैंने। अब आप कहोगे सर सरफेस को ऐसे लाइन से कैसे शो कर दिया, तो सरफेस को हम एज ए लाइन ऐसे शो कर रहे हैं मैं कि ये जो इसका व्यू है इस सरफेस का, वो व्यू कौन सा है, वो साइड व्यू है। साइड व्यू मीन्स देखिए, अगर मान लो ये कोई सरफेस है, ये पेपर क्या है, ये कोई सरफेस है, अगर इस पेपर को मैं ऐसे शो कर रहा हूँ आपके सामने, इस पेपर को अगर हम ऐसे शो करें
ये कौन सा व्यू हो गया इसका, ये इसका टॉप व्यू हो गया। ऐसे ऐसे रखा है ये पेपर, सरफेस ऐसी तो होता है बेटा, सरफेस ऐसे होता है, ठीक है ना। अब इस सरफेस को मैं ऐसे ऊपर से देखता हूँ तो कौन सा व्यू हो गया सरफेस का, वो हो गया टॉप व्यू। अगर मैं इसको ऐसे साइड से देखता हूँ, इसी सरफेस को ऐसे, ये कौन सा व्यू हो गया, ये हो गया बेटा साइड व्यू। तो ऐसे देख रहे हैं हम सरफेस को, ऐसे, क्लियर है। ऐसे जब हम सरफेस को देख रहे हैं तो सरफेस कैसा दिखेगा, एज ए लाइन दिखेगा ना, इस तरीके से। ये सरफेस है कोई और उसको ऐसे रखा हुआ है तो क्या दिखेगा, वो एज ए लाइन दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा बेटा सरफेस, क्लियर है। तो ये सरफेस है और मैं सरफेस का कौन सा व्यू शो कर रहा हूँ आपके सामने, मैं इसका साइड व्यू शो कर रहा हूँ, क्लियर है। ये इसका साइड व्यू हो गया। अब ज़रा देखिए कि इस सरफेस पर अगर लाइट इंसिडेंट होती है, ऐसे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है बेटा, इस तरीके से, क्लियर है। इस तरीके से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है किस पर, एक प्लेन सरफेस पर, ठीक है ना। तब क्या होगा, अगर ये रेगुलर सरफेस है तो इस पर जितने एंगल पर ये इंसिडेंट हुई हैं उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है ना। जैसे कोई प्लेन मिरर रखा है ना, उस प्लेन मिरर पे जब हम कोई लाइट इंसिडेंट करते हैं, मान लो टॉर्च से, एक ऐसे बेटा फ़ोन आ गया था बीच में तो डिस्टरबेंस हो गया। अब देखिए कि ये कोई, मान लीजिए लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, यहाँ कहीं पर टॉर्च है, ठीक है बेटा, ये कोई टॉर्च है, सोर्स है किसका, लाइट का। और इस टॉर्च से हम क्या कर रहे हैं, लाइट रे इंसिडेंट कर रहे हैं एक प्लेन सरफेस पर, ठीक है। क्या होगा, अगर ये सरफेस स्मूथ है, ठीक है ना, मतलब यहाँ खुरदुरी नहीं है, ये रफ सरफेस नहीं है, कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तब क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो ये रेज हैं ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी, यहाँ टकराएंगी, टकराने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी। इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन है वो होगा बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की। इसके लिए एग्जाम्पल यही बेटर एग्जाम्पल है, एक कोई मिरर रखा हुआ है बेटा, इस तरीके से, क्या रखा है, एक मिरर रखा है और उस मिरर पर हम टॉर्च से फोकस डाल रहे हैं, तो क्या होगा, मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो जो लाइट रे हैं, वो जो सारा का सारा बीम है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं किसकी, अब है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कौन सा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में सरफेस कैसा होना है, सरफेस होना है रफ। उधर तो कैसा था सरफेस, उधर सरफेस था स्मूथ सरफेस, इधर सरफेस है रफ सरफेस। ये कैसा सरफेस हो गया बेटा, ये सरफेस हो गया स्मूथ सरफेस, क्लियर है। ये हो गया स्मूथ सरफेस एंड ये कैसा हो गया, रफ सरफेस, क्लियर है बेटा। एक स्मूथ सरफेस और एक हो गया रफ सरफेस। स्मूथ सरफेस से जब रिफ्लेक्शन हुआ
तो उसको बोला गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब एक रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है उसको बोला जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब एक बात बताइए, अपने घरों में जो रिफ्लेक्शन वगैरह जो हम देख पाते हैं वो किसके बेसिस पे देख पाते हैं? वो रफ सरफेस से ही होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। कैसे भाई? कोई ट्यूबलाइट जल रहा है, मान लो ट्यूबलाइट जल रहा है, वहाँ से रे निकल रही हैं, इधर उधर इधर उधर चारों तरफ निकल रही हैं। कोई रे इस बॉल से टकराई, कोई रे उस बॉल से टकराई, कोई रे इधर से टकराई, कोई उधर से टकराई, और टकराने के बाद फिर वो हमारी आइज़ तक पहुंचती हैं। ठीक है ना? क्लियर है? समझ पा रहे हो? कोई बल्ब है वो जल रहा है रूम में, और वहाँ से लाइट रे क्या कर रही हैं? इमिट हो रही हैं, और वो इधर उधर जो दीवारें हैं उनकी सरफेस से टकरा टकरा कर फिर हमारी आइज़ तक पहुँच रही हैं। इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रिफ्लेक्शन कौन सा है? वो रिफ्लेक्शन है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, क्योंकि रफ सरफेसेस से हो रहा है, वो रफ सरफेसेज है। ठीक है? अगर वो कांच की बनी होती, कहीं बल्ब से एक फोकस होता तो वो एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में होता कि नहीं? ये क्या है? रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस में जब कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करती है वो बिखर जाती है, इधर उधर क्या हो जाती है? बिखर जाती है, सभी जगह सभी दिशाओं में बिखर जाती है। उस टाइप का जो रिफ्लेक्शन है वो होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखिए, कोई भी लाइट रे आएंगी ऐसे इंसिडेंट की, ये यहाँ इंसिडेंट करेगी, मान लो इंसिडेंट करने के बाद ये ऐसे जाएगी बेटा। एक लाइट रे कुछ ऐसे इंसिडेंट कर रही है इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। कोई लाइट रे मान लो ऐसे इंसिडेंट हुई, वो यहाँ सरफेस से टकराने के बाद इधर चली जाएंगी। तो ये जो लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद बिखर जाएंगी, इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। इसीलिए इसको क्या कह देंगे? इसको कहना है सर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब आई बात समझ में? देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा? रेगुलर रिफ्लेक्शन वो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कौन सा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वो जो सभी दिशाओं में होगा, इधर उधर सभी जगह जो लाइट रेज हैं वो बिखर जाएंगी। ठीक है ना? तो ये तो बात थी बेटा किसकी? रिफ्लेक्शन के टाइप की। अब कुछ लॉज हैं किसके? रिफ्लेक्शन के। कुछ क्या? 2 लॉज हैं? कुछ नहीं, 2, ओनली 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इनको समझना बेटा। ठीक है? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके 10th लेवल में, बहुत काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इनको समझने की कोशिश करना बेटा, क्या होते हैं। ओके, तो बेटा नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के नियम क्या हैं, शर्तें क्या हैं रिफ्लेक्शन की। ठीक है बेटा? तो ये पढ़ने वाले हैं अब हम इस वीडियो में आगे कि जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं, उनके क्या बेसिक लॉज हैं। तो 2 टाइप के लॉज हैं बेटा रिफ्लेक्शन के, कुछ ज़्यादा लॉज नहीं है। ज़्यादा मगजमारी नहीं करने का, ज़्यादा मगजमारी नहीं करना, सिंपल वे में समझिए लॉज को। तो देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो क्या लॉज हैं कि फर्स्ट लॉ तो ये कहता है बेटा रिफ्लेक्शन का कि इसमें ये मान लो कोई भी सरफेस है, ये मान लिया क्या है, कोई भी सरफेस है जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये क्या है? ये सरफेस है और वही व्यू बना रहा हूँ मैं बेटा, साइड व्यू। और इस सरफेस से ही क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है? ये सरफेस खींच दिया, अब 3 चीज़ें चलती हैं बेटा, 3 बातें याद रखनी है। कौन सी? इसमें भी कि ये जो सरफेस है
इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये जो लाइन ड्रॉ की है ये क्या है, इसको हम नॉर्मल मानते हैं। ये नॉर्मल होता है, दिस इज द नॉर्मल। और नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। ध्यान रखना ये यहाँ 90 डिग्री पे होगा, ऐसे बिल्कुल। यहाँ से भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो नॉर्मल इज ए प्लेन, हम ये कह सकते हैं नॉर्मल इज ए प्लेन, ठीक है ना। नॉर्मल इज ए प्लेन विच इज सिचुएटेड एट राइट एंगल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये बेटा क्या होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, एक प्लेन होता है, एज ए लाइन इसको शो कर देते हैं, या एक लाइन मान लो इसको, जो सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। एक लाइन है जो सरफेस के, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसको ही हम क्या मानते हैं, यही नॉर्मल होता है। और जितने भी एंगल कंसीडर किए जाते हैं वो सारे एंगल इस नॉर्मल से ही कंसीडर किए जाते हैं, नॉर्मल के रेस्पेक्ट में ही लिए जाते हैं जितने भी एंगल होते हैं। देखिए इसमें जो रे इस पर इंसिडेंट करती है, जो रे इंसिडेंट होती है, मतलब सोर्स से चलकर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक जो रे पहुंचती है वो रे होती है कौन सी, इंसिडेंट रे। उस रे को कहते हैं हम इंसिडेंट रे। क्लियर है बेटा। और जो रे यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद उसी सेम मीडियम में वापस लौटती है, इस तरीके से टकराने के बाद उसी मीडियम में वो जो रे वापस लौट जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। उसको कह देते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब देखिए ये जो है फर्स्ट लॉ जो है किसका, रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन का बेटा जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। मीन्स एक ही प्लेन में इनको बनाएंगे हम। ऐसा नहीं है कि इधर से तो रे इंसिडेंट करेगा और यहाँ टकराने के बाद ऐसे लौट जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो वही सरफेस लाता हूँ, ये वही सरफेस है बेटा पेपर, ठीक है ना, ये ऐसे रखा है। तो लाइट रे जब इंसिडेंट करेगी इसके ऊपर ऐसे आएगी, यहाँ टकराएगी और इसी प्लेन में जानी चाहिए, उसी प्लेन में। ये पूरा प्लेन है एक, तो ये ऐसे इंसिडेंट करेगी और इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्ट उसी प्लेन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे आई और इंसिडेंट करने के बाद ये आपकी तरफ लौट गई, या ऐसा नहीं है कि ये ऐसे इंसिडेंट की और ये इधर बोर्ड की तरफ लौटी, ऐसा नहीं है। इधर से इंसिडेंट कर रही है तो ये इसी प्लेन में जानी चाहिए। और जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल भी इसी प्लेन में होना चाहिए। अब इसका प्लेन कौन सा बनेगा बेटा, इसका प्लेन ये होगा, जैसे सरफेस ऐसे रखा है, ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका प्लेन कौन सा हो गया, ये हो गया इसका प्लेन, ये वाला ऐसे। जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड इसका प्लेन है ऐसे, क्लियर है। तो ये इसका प्लेन होगा, मतलब तीनों के तीनों, एक तो नॉर्मल, एक नॉर्मल हुआ, एक इंसिडेंट रे हुई और एक रिफ्लेक्टेड रे हुई, तीनों की तीनों
एक ही प्लेन में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्लेन में हो कि रिफ्लेक्टिंग इंसिडेंट रे तो एक प्लेन से आ रही है, फिर वो रिफ्लेक्ट होने के बाद अगले प्लेन में चली जाएगी, ऐसा नहीं है बेटा। क्रिकेट तो खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो तो एक बात तो ध्यान रखते होंगे कि जैसे मान लो ये सरफेस है पिच का, किसका सरफेस है? पिच का। यहाँ से जब कोई बॉल थ्रो करता है, ये मान लो ऐसे भागता हुआ आया इस तरीके से, और इसने बॉल को क्या किया? यहाँ से फेंका। ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके से फेंका हाथ घुमाकर, ऐसे आया भागता हुआ और ऐसे बॉल को फेंका। क्या होगा? ये बॉल कैसे मूव करती है? ये ऐसे टकराती है और फिर ऐसे ही चली जाती है, उसी प्लेन में जाती है, उसी प्लेन में जाती है ना। बॉल ऐसे आई, टकराने के बाद उसी प्लेन में जाएगी, मतलब ऐसे और ऐसे जाएगी। ऐसा नहीं, वो स्पिन वाली जो बॉल फेंकते हैं वो तो ऐसे टकराएगी सरफेस पर, स्पिन होके वो दूसरा प्लेन बदल लेती है, स्पिन हो जाती है। सीधे सीधे की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सीधे बॉल को फेंका उसने, वहाँ एक बार जंप ली और जंप लेने के बाद उसी प्लेन में जाएगी, एक ही प्लेन में मूव करेगी वो बॉल। ऐसा ही है। तो लाइट रे ऐसे आ रही है तो उसी प्लेन में जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। कहने का मतलब ये है। नॉर्मल है, नॉर्मल भी कहाँ होगा? उसी प्लेन में होगा। नॉर्मल भी कहाँ होगा? उसी प्लेन में होगा। तीनों की तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ये इसका फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का? कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, ये कंपलसरी है। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ बेटा ये कहता है कि इंसिडेंस एंगल, कौन सा एंगल? इंसिडेंस एंगल, इसको आई से बना देते हैं इंसिडेंस एंगल को, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल। ठीक है ना, दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। रिफ्लेक्टिंग एंगल और इंसिडेंट एंगल दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ये इंसिडेंट एंगल है, देखो आई किस किस के बीच में बनेगा? आई बनेगा इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इसके बीच में तो बनेगा कौन सा एंगल? इंसिडेंस एंगल। क्लियर है? तो इंसिडेंस एंगल बनेगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। मैंने बोला था पहले नॉर्मल से ही सारे एंगल कंसीडर करने हैं। तो इंसिडेंस एंगल ये बन गया, रिफ्लेक्टिंग एंगल ये बन गया। ये भी कहाँ से कंसीडर करना है? ये भी नॉर्मल से ही कंसीडर करना है। इंसिडेंट एंगल भी कहाँ से कंसीडर होगा? किसके रेस्पेक्ट में लिया जाएगा? वो लिया जाएगा नॉर्मल के रेस्पेक्ट में। और जो रिफ्लेक्टिंग जो एंगल है वो किसके रिफ्लेक्टिंग जो एंगल है वो भी किसके रेस्पेक्ट में लिया जाएगा? वो ही नॉर्मल के रेस्पेक्ट में लिया जाएगा। सेकंड लॉ ये कहता है, देखो आर क्या बनेगा? रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में बनेगा। रिफ्लेक्टिंग एंगल बनेगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। क्लियर है बेटा? और ये तो एंगल बनने की कहानी हो गई। सारे एंगल कंसीडर करने हैं किसके रेस्पेक्ट में? नॉर्मल के रेस्पेक्ट में। ध्यान रखोगे बेटा, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट एंगल, द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू द रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो
तो जो इंसिडेंस एंगल है वो रिफ्लेक्टिंग एंगल के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आई, जो एंगल आई है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल, इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये दो लॉ हो गए। फर्स्ट लॉ ये है कि तीनों के तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टिंग एंगल के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये बेटा ये तो थी कहानी यहाँ तक किसकी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। आगे हम बात करेंगे सरफेसेज के बारे में कि जो सरफेस होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक तो प्लेन सरफेस और एक होते हैं कर्व सरफेस, जहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो वो जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेटा जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमारी जो मेहनत है उसमें थोड़ा सा और उम्मीदें जाग सकें और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो बना सकें, अच्छे कंसेप्ट आपके सामने ला सकें। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। अब हम 10th क्लास का भी स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे वीडियोज़ में जो 10th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं फिज़िक्स के, हम वो आपको वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। तो बेटा 10th क्लास के बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भी अच्छे से अच्छे वीडियोज़ मिल सकें, अच्छे से अच्छे कंसेप्ट आप समझ सकें। हमारा चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।